जी जी, कल हमने सेल ली थी 300 मिलियन, उसकी कॉस्ट 80% कैसे निकाली? 20% मार्जिन था तो 80% कॉस्ट आ गई। तो उसके बाद जो रेट 8% से जो इंक्रीज हो रहा है वो जो पहली कॉस्ट निकाली उसी पर आएगा। इस तरह भी हो सकता है कि अगले साल 330 मिलियन सेल्स कॉस्ट का इन्फ्लेशन पूछ रहे हो मुझसे या सेल का इन्फ्लेशन पूछ रहे हो? कॉस्ट कॉस्ट का इन्फ्लेशन, अब जो हमने कॉस्ट निकाली 240, वो हमने ऑलरेडी इन्फ्लेटेड सेल से निकाली, जिसमें उसके अंदर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ऑलरेडी है। ठीक हो गया? इसलिए हमने क्या किया, उसको कहा जी 1% से रिड्यूस होगी, तो वो आपने रिडक्शन कर दी। 1% रिडक्शन बेसिकली वो क्या थी, कॉस्ट एफिशिएंसी खुद से अगर बनाएंगे तो उसमें से फिर डेप्रिसिएशन माइनस की, तो जब हमारे पास आया 195 पहले साल की कॉस्ट, ये ऑलरेडी इन्फ्लेटेड है क्योंकि सेल पहले इन्फ्लेटेड थी, उसी से ही हमने निकाली है। दिस मीन ये ऑलरेडी इन्फ्लेटेड है। अब हमने इन्फ्लेशन कहाँ से चार्ज करना है? नेक्स्ट अमाउंट से। मैं कह रहा हूँ अगले साल की सेल्स जो है 330 मिलियन है तो हम उसका 80% ले सकते हैं या फिर नहीं, वो हर साल नहीं, फिर हर साल की डेप्रिसिएशन भी आप सेपरेट माइनस किया करोगे, नहीं, इसलिए वो एक कॉस्ट पहली आ गई, अब आगे उसी पे इन्फ्लेट करना है आपने। ठीक हो गया? अदरवाइज हर साल फिर डेप्रिसिएशन भी माइनस करोगे, उसको 10% से रिड्यूस भी करोगे। हाँ, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन देखो ना कहाँ पहुँच जाएगी। हर साल आप वो सारी वर्किंग करोगे, नहीं आ रहा, आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कॉस्ट का जो इन्फ्लेशन है वो डिफरेंट है, सेल का इन्फ्लेशन डिफरेंट है। तो पहले साल तो हम ये कर सकते हैं, लेकिन अगले सालों से नहीं करेंगे। क्यों? पहले साल का इन्फ्लेशन कितने परसेंट उसके अंदर 300 के अंदर शामिल है वो क्लियर नहीं है, तो हमने एज्यूम किया कि कॉस्ट का भी यही है। जी, क्वेश्चन नंबर 4 में मिलेगा लोटस एंटरप्राइज के नाम से। लोटस एंटरप्राइज, करना क्या आपको? 15 नंबर के लिए कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट एंड एडवाइज वेदर इट वुड बी फीजिबल टू एक्सेप्ट HL's ऑफर। NPV कैलकुलेट करके आपने एडवाइस भी करना है कि HL की ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एज्यूम दैट एक्सेप्ट वेयर स्टेटेड अदरवाइज ऑल कैश फ्लोज वुड अराइज एट द एंड ऑफ द ईयर। वो तो हम वैसे भी यही एज्यूम करके चलते हैं जब तक क्वेश्चन में ना लिखा जाए। गुड लक एवरीबॉडी, ट्राई करेंगे ज़रा, NPV कैलकुलेट करें। कल वाला क्वेश्चन अगर जाके आपने अटेम्प्ट किया है हाथ से तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर वो जाके अटेम्प्ट नहीं किया, कल क्लास में सिर्फ कॉपी किया है, तो फिर ये क्वेश्चन शायद उससे भी बड़ा है। ओमेगा क्वेश्चन था 2014 का और ये क्वेश्चन है 2019 का। मीन 5 साल बाद एग्जामिनर ने उससे मिलता जुलता बल्कि उससे आसान क्वेश्चन टेस्ट किया। हाँ, अगर ओमेगा जिन्होंने अटेम्प्ट किया हुआ था उनके लिए क्वेश्चन ईजी था।
टैक्स भी कैलकुलेट करना आपको, इसमें डेप्रिसिएशन को यूज़ करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन सेकंड ईयर से अप्लाई होगा, उसने क्वेश्चन में बता दिया। मीन पहली फिगर जो है वो ऑलरेडी इन्फ्लेटेड है। मीन 500 मिलियन जो है सेल पहले साल की, नहीं पहले साल की उसने बता दिया जी कि सेल जो है वो आपकी इतनी है, ठीक है, ऑलरेडी इन्फ्लेटेड है। सेल डिमांड वुड इंक्रीज बाय 5% ईच सब्सिक्वेंट ईयर, उसके बाद वाले सालों में डिमांड भी इंक्रीज होगी। और इन्फ्लेशन तो उसने कह दिया कि अप्लाई का ईयर 2 से होना है, ठीक हो गया। मीन दो इफेक्ट आएंगे सेल के ऊपर, डिमांड का, डिमांड मीन यूनिट्स इंक्रीज का, और साथ इन्फ्लेशन का भी। कितने साल का प्रोजेक्ट है, कोई क्वेश्चन के मिड में जाके हमें पता चला। दिस मीन ईयर 0 है हमारे पास, ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3 है और ईयर 4 है। कैलकुलेटर के बिना क्लास में आना बहुत बड़ा गुनाह है, बैग में पड़ा है, गुनाह से बच गए हम। सर आपके पास भी कैलकुलेटर है, निकाल लें, उसके बिना काम नहीं चलने वाला। क्योंकि अभी अगर हम कैलकुलेटर यूज़ नहीं करेंगे, इधर से कॉपी करेंगे, तो पेपर में तो कॉपी करने के लिए कुछ नहीं होगा। और बिलीव मी, पेपर में जाके कैलकुलेट फिगर्स नहीं होंगी अगर अभी कैलकुलेट नहीं करोगे तो। पता ही नहीं चल रहा होगा ये कैलकुलेशन कैसे करनी है। जी, लोटस एंटरप्राइज इज इंगेज्ड इन ट्रेडिंग ऑफ वेरियस लोकल मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स
ओमेगा की तरह ABC की चीज़ें लेके आगे बेचते हैं। होप लिमिटेड HL, a company incorporated outside Pakistan, has offered to assist LE in establishing a manufacturing facility in Pakistan for producing its products. तो HL ने LE को कहा कि आओ मैं आपको असिस्ट करता हूँ, मिलके प्रोडक्शन फैक्ट्री लगाते हैं। जैसे ओमेगा में ओमेगा और ABC ने मिलके प्रोडक्शन फैक्ट्री स्टार्ट की थी। LE has gathered the following information in respect of HL's offer. The manufacturing facility will be set up on a land which was acquired by LE 3 years ago for rupees 40 million. Sunk cost, हमने क्या देखना है, उसकी कोई मार्केट वैल्यू है तो उसे कंसीडर करना है इनिशियली, ताकि एंड पे मार्केट वैल्यू हम जो है वो लिख के उसका जो गेन लॉस होगा वो सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे। So market value of the land at the commencement of the project is estimated rupees 60 million. ये हम यूज़ करेंगे, क्या ख्याल है? लैंड कितने की है? 60 मिलियन की। कोशिश क्या करें एनपीवी के क्वेश्चन में ये एक स्ट्रक्चर बना लिया करें ताकि कोई पॉइंट रह ना जाए, ताकि बाद में एक एक चीज़ को चेक कर लो कि मैंने इसको इनकॉर्पोरेट किया या नहीं किया। मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड कमेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट 60 मिलियन। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एस्टिमेटेड एज अंडर। फैक्ट्री बिल्डिंग है 30 मिलियन की। सो बिल्डिंग है 30 मिलियन की। प्लांट है कितने का? 100 मिलियन का। और क्या है? अदर एसेट्स हैं वो हैं कितने के? 10 मिलियन के। ओके। सेल फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोडक्शन इज एस्टिमेटेड एट रुपीज 500 मिलियन। ईयर 1 की सेल उसने कहा जी कितनी है? 500 मिलियन। ये नहीं कहा कि आज इतनी है, अगर आज इतनी होती तो फिर हम इन्फ्लेशन ईयर 1 से अप्लाई करते। इट इज एक्सपेक्टेड दैट सेल डिमांड वुड इंक्रीज बाय 5% इन ईच सब्सिक्वेंट ईयर। इन हर आने वाले साल में 5% डिमांड इंक्रीज होगी, इन्फ्लेशन नहीं है। डिमांड मीन नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं वो आपके इंक्रीज होंगे। सेल में इन्फ्लेशन प्राइस इंक्रीज होता है। सो सेल उसने हमें दे दी जी कितनी है? 500 मिलियन और इंक्रीज होगी 1.05 से। क्या ख्याल है? 1.05 से सब्सिक्वेंट ईयर्स में डिमांड। अभी देखना है साथ को इन्फ्लेशन हुआ तो वो अलहदा से अप्लाई होगा। अंडर द प्रोडक्ट लाइसेंस एग्रीमेंट HL वुड बी पेड आ रॉयल्टी इक्वल टू 15% ऑफ सेल। तो हर साल की जो सेल होगी उसका 15% जो है वो रॉयल्टी भी पे की जाएगी। It is expected that cost of production in the first year of production would be 75% of sale, including a fixed cost of rupees 50 million, जिसके अंदर 50 मिलियन की फिक्स कॉस्ट भी शामिल है। तो दिस मीन बाकी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कितनी है? 75% ऑफ सेल। ठीक हो गया। और वो 75 कितना बनेगा जी? 500 का इंटू 75% किया तो 375, जिसमें से जो है वो 50 जो है वो क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट है। तो बाकी 325 जो है हमारी क्या बनेगी? वेरिएबल कॉस्ट। क्या इस वेरिएबल कॉस्ट पे भी ये 1.05 अप्लाई होगा? होगा भाई। सेल यूनिट इंक्रीज होने हैं तो वेरिएबल कॉस्ट की क्या यूनिट इंक्रीज नहीं करने? यूनिट इंक्रीज होंगे प्रोडक्शन के तो फिर ही सेल के भी इंक्रीज होंगे ना। तो इसके ऊपर भी 1.05 अप्लाई होगा। कहाँ से? सब्सिक्वेंट ईयर में पहली ये भी 325 रहेगी। फिक्स कॉस्ट पे ये यूनिट वाला इंक्रीज अप्लाई नहीं होता। ये बात समझ आती है? हाँ, अगर उसने इसकी फिक्स वेरिएबल कॉस्ट सेपरेट ना दी होती, सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दी होती, तो फिर भी हम 1.05 अप्लाई करते। ये बात समझ आती है? डिमांड इंक्रीज, सेल के अगर यूनिट बढ़ने हैं तो आपने प्रोड्यूस भी तो करने हैं ना, तो प्रोडक्शन कॉस्ट पे भी अप्लाई होगा। जी आगे चले। Additional working capital of 35 million would be required in the first year of production. तो वर्किंग कैपिटल भी है जिसे हम क्या करते हैं? ईयर 0 में एज ए कैश आउटफ्लो लेते हैं और उसके बाद इवेंचुअली लास्ट ईयर में सारा का सारा रिकवर हो जाता है। सर कितने से? 35 मिलियन से। ठीक हो गया। आगे क्या कहता है?
अगर इतनी बात होती तो 35 मिलियन ईयर 0 में आउटफ्लो था और ईयर 4 में आखिरी साल, अभी तक नहीं क्वेश्चन में पता चला कि कितने साल का प्रोजेक्ट, तो आखिरी साल में इनफ्लो था। कहते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वुड इंक्रीज बाय ₹5 मिलियन ईच ईयर। हर साल ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 5 मिलियन से इंक्रीज होगी। दिस मीन ईयर 0 में तो इतना आपने लगा दिया, तो आगे क्या होगा, हर साल 5% इंक्रीज भी होगी। तो ईयर 1, 2, 3 में इंक्रीज होगी कितनी, 5। आखिरी साल में सारा का सारा रिकवर होगा कितना 50 आप जो है वो रिकवर करोगे। मीन ये इनफ्लो होगा ईयर 0, 1, 2, 3, 4 का। 0, 3 तक क्यों, 4 में आपने रिकवर करना होता है। क्या ख्याल है अगर 4 साल का प्रोजेक्ट है तो? फर्स्ट ईयर में होता है, लेकिन उसने कहा कि शायद बिजनेस चलेगा तो आगे आपको इन्वेंट्री और ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि यूनिट बढ़ने हैं ना। अब देखो यूनिट आपके एवरी ईयर बढ़ने हैं, डिमांड बढ़नी है, तो उसके लिए इन्वेंट्री भी आपको बढ़ाना पड़ेगी एवरी ईयर। तो बढ़ाने के लिए 5 मिलियन का वर्किंग कैपिटल भी और चाहिए। ईयर 0 में इनिशियली आप लगाते हो किसके लिए, इन्वेंट्री के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, और आखिरी साल में रिकवर करते हैं। मैंने इसके ऊपर एक नोट लिखवाया था। क्या ख्याल है? तो इनिशियली ईयर 1 का मतलब क्या है, ईयर 1 के स्टार्ट। ईयर 0 क्या है, ईयर 1 का स्टार्ट। तो उसमें लग रहा है एंड पे नहीं, स्टार्ट में। क्या ख्याल है? और एवरी ईयर 5 और लगना है। मीन ईयर 2 के स्टार्ट में 5 लगना है, तो ईयर 2 का स्टार्ट क्या हुआ, ईयर 1। ईयर 3 के स्टार्ट में लगना है 5, तो उसका स्टार्ट क्या है, ईयर 2। ईयर 4 के स्टार्ट में लगना है, तो उसका स्टार्ट क्या है, ईयर 3। रिकवर कहाँ पे होना है, एंड ऑफ प्रोजेक्ट। कितना, 50-50 पूरा। मैं बताता हूँ सर, ईयर 0 में लगा ये इतना ईयर 1 के लिए, ये लगा ईयर 2 का स्टार्ट ऑफ ईयर 2। ईयर 2 का स्टार्ट क्या है, ईयर 1। ये ईयर 3 का लगा स्टार्ट ऑफ ईयर 3। ईयर 3 का स्टार्ट क्या है, ईयर 2। ये ईयर 4 का लगा कहाँ पे, स्टार्ट ऑफ ईयर 4। स्टार्ट क्या है, ईयर 3। रिकवर कहाँ पे होगा सारा का सारा, ईयर 4 में। अब समझ आती? ईयर 4 के एंड पे तो नहीं लगाओगे ना, कि उसके आगे तो प्रोजेक्ट चलना नहीं। तो ईयर 4 वाला उसके स्टार्ट में लगेगा। उसके स्टार्ट में कहाँ पे, ईयर 4 का स्टार्ट क्या होता है, ईयर 3। मीन 31 दिसंबर 1 जनवरी भी है। ये बात समझ आ गई? ईयर 1 का 0 में लग गया, एंड पे तो नहीं लगाओगे ना। क्या कहला है, 2 का यहाँ पे आ गया, 3 का यहाँ पे आ गया, 4 का यहाँ पे आ गया, और एंड पे क्या होगा, सारा का सारा जितना भी लगा है वो रिकवर हो जाएगा। कैश फ्लो ईयर एंड पे होगा, किसका, सेल वगैरह का। वर्किंग कैपिटल एक सेपरेट चीज़ है, जो आप क्या करते हो, इनिशियली इन्वेस्ट करते हो, प्रोजेक्ट के एंड पे रिकवर हो जाता है। क्यों इन्वेस्ट करते हो, इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल के लिए। तो अगर आपने सेल ईयर 1 के एंड पे करनी है, तो उसका वर्किंग कैपिटल ईयर 1 के एंड पे लगाओगे या स्टार्ट में लगाओगे, स्टार्ट में लगाएंगे ना। कितना, इन ईयर 1 35 मिलियन। तो इन का मतलब क्या है, एंड पे नहीं, उसके स्टार्ट में। उसका स्टार्ट क्या है, ईयर 0। 2 का अगर ईयर 2 में लिखोगे तो एंड ऑफ ईयर 2 आ गया, उसके स्टार्ट क्या बनता है, ईयर 1। मीन ये ईयर 2 का है, ये ईयर 3 का है, ये ईयर 4 का है। ईयर 4 का स्टार्ट क्या है, ईयर 3 का एंड। ठीक हो गया? और एंड पे जितना भी लगा है सारा क्या होना है, रिकवर। चलिए आगे। आगे, रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज एस्टिमेटेड एट 8% पर एनम विद इफेक्ट फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड। इसमें उसने क्लियर कर दिया जो ओमेगा के अंदर एम्बिगुइटी थी। इन ईयर 1 की फिगर सेल की और कॉस्ट की, वेरिएबल कॉस्ट 325 ये क्या है, ऑलरेडी इन्फ्लेटेड हैं। ईयर 2 से ऑनवर्ड आपने सब्सिक्वेंट ईयर की डिमांड भी इंक्रीज अप्लाई करना है 1.05, और साथ आपने 1.08 इन्फ्लेशन भी अप्लाई करना है। It would affect revenue as well as all cost excluding depreciation. Excluding depreciation, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। कौन सी कॉस्ट में, वेरिएबल में या फिक्स्ड में? डेप्रिसिएशन एक वेरिएबल कॉस्ट में होती है, फिक्स में होती है? फिक्स में होती है। मीन ये जो फिगर निकाली है 50, इसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। सर अभी तक एज्यूम नहीं, अभी तक सिंपल सी बात है। उसने क्या कहा
कि आपका जो इन्फ्लेशन है वो चार्ज होगा कितने से, 1.08 से 1.08 से 1.08 से, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। मीन इसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है जो माइनस करके आपको इन्फ्लेशन चार्ज करना होगा। पहले साल ये ऑलरेडी इन्फ्लेटेड ही है, जो हमने उसी 500 से निकाली है। ठीक हो गया। तो डेप्रिसिएशन देखना पड़ेगी कितनी कितनी बनती है, किसकी इसकी होगी, लैंड की होगी, बिल्डिंग की होगी, प्लांट की होगी और अदर एसेट्स की होगी। क्या ख्याल है? तो देखना पड़ेगी। डेप्रिसिएशन वैसे भी शायद यूज़ करना पड़ेगी, क्यों, शायद उसने टैक्स रेट भी हमें बताया हुआ है जी। फिर क्या कहता है, फैक्ट्री बिल्डिंग वुड बी डेप्रिसिएटेड एट 5% वेयर एज प्लांट एंड अदर फिक्स्ड एसेट वुड बी डेप्रिसिएटेड एट 25% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो इस पे जो डेप्रिसिएशन है वो क्या है, 5%। इन दोनों पे जो डेप्रिसिएशन है वो क्या है, 25% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड WDV पे डेप्रिसिएशन अप्लाई करेंगे एवरी ईयर। क्या ख्याल है? पहले साल की कॉस्ट भी अप्लाई करेंगे। दिस मीन हम ये एक एसेट है, ये एक एसेट है, इसको प्लांट एंड अदर एसेट्स कंबाइन भी लिख सकते हैं। कितनी फिगर बन जाएगी, 110। कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, क्यों, दोनों का डेप्रिसिएशन रेट सेम है प्लांट एंड अदर एसेट्स। It is estimated that the end of the plant's useful life of 4 years। अब उसने बताया कि प्रोजेक्ट है कितने सालों का। मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड वुड बी 75 मिलियन। तो इनिशियली इतना आपका आउटफ्लो है, तो एंड पे 75 क्या है, इनफ्लो है। जो गेन लॉस वो हमने बस रिकॉर्ड करना है, कितने की लैंड खरीदी गई थी वो संक कॉस्ट है, इसलिए हम मार्केट वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। क्या कर रहा है, मीन गेन लॉस, मार्केट वैल्यू चेंज होने की वजह से वो प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएगा। गेन हुआ तो गेन आ जाएगा, लॉस हुआ तो लॉस आ जाएगा। क्यों, इस प्रोजेक्ट में लैंड यूज़ हो रही है, तो माइट भी इस प्रोजेक्ट में यूज़ होने की वजह से उसकी वैल्यू बढ़ गई है। ओके, रेजिजुअल वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट वुड बी इक्वल टू देयर कैरिंग वैल्यू। मीन इसकी रेजिजुअल वैल्यू भी होगी जो किसके इक्वल होगी, कैरिंग वैल्यू में रिड्यूसिंग बैलेंस है, जो भी ईयर 4 पे बैलेंस बचेगा। और इसकी भी रेजिजुअल वैल्यू जो है वो इक्वल होगी किस चीज़ के, कैरिंग वैल्यू के। मीन डेप्रिसिएट 4 साल पे करने के बाद जो भी WDV बचेगी वही क्या होगी, रेजिजुअल वैल्यू। मीन इनिशियली एसेट आउटफ्लो, एंड पे रेजिजुअल वैल्यू रिकवर होगी। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में तो रेजिजुअल वैल्यू यूज़ नहीं ना होनी, क्यों, स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं, रिड्यूसिंग बैलेंस है जो WDV पर अप्लाई होना है। क्या ख्याल है, स्ट्रेट लाइन मेथड होता फिर उसने रेजिजुअल वैल्यू आपको बताई होती कितनी है, और महंगा के अंदर बताई गई थी। क्यों, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते वक्त फार्मूला में यूज़ होती है, कॉस्ट माइनस रेजिजुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। जबकि WDV मेथड में सिंपल आपने क्या करना है, WDV जो हर साल की निकल रही है उस पर रेट अप्लाई करना है। चलिए आगे। Applicable tax rate is 30% and tax is payable in the year in which the liability arise। तो टैक्स भी है कितना, एट द रेट ऑफ 30%। मीन डेप्रिसिएशन को हम प्रॉफिट के लिए एक दफ़ा यूज़ करेंगे और टैक्स निकाल के बाद में ऐड बैक करेंगे। क्यों, नॉन कैश आइटम है। कल वाले ओमेगा क्वेश्चन में टैक्स नहीं था, इसलिए हमने डेप्रिसिएशन को यूज़ किया ही नहीं था, इग्नोर किया था टोटली, ना ऐड बैक किया था ना यूज़ किया था, बल्कि था भी कॉस्ट में तो उसको निकाल के दफ़ा दूर फेंक दिया था। देयर वुड बी नो टेम्परेरी और परमानेंट टाइमिंग डिफरेंसेस बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्सेबल इनकम। ये लाइन काट दें, बेसिकली डेफर टैक्स रिलेटेड ये लाइन है, और डेफर टैक्स R2 में पढ़ा जाता है, इसलिए इसको छोड़ दें। अब इस तरह की क्वेश्चन के अंदर लाइन नहीं होगी। एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका कितना है, 15%। अब चूंकि हमने टैक्स निकालना है तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, प्रॉफिट निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, तो सेल है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है, रॉयल्टी है और डेप्रिसिएशन है। क्या कहना, बाकी चीज़ें सारी बाद में लिखेंगे, वर्किंग कैपिटल भी बाद में और एसेट की इन्वेस्टमेंट भी सारी की सारी बाद में। सो ईयर 0 में सर हमारी सेल, ईयर 0 में भी सेल है, ईयर 0 में भी है, ईयर 1 में है 500। अब 500 पे आप अप्लाई करें जी कितना, इंटू 1.051 और 1.0281 567, इस पे फिर अप्लाई कर दें 1.05
643 ने 729। ठीक हो गया। अब हम आगे जी वेरिएबल कॉस्ट की तरफ, और वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास है जी कितनी 325। इस पे भी अप्लाई करें क्या इंटू 1.051 और 1.081 कितना 480 फिक्स कॉस्ट जिसमें से हमें डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। क्या ख्याल है कितनी 50। यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं। सो फिक्स कॉस्ट है जी हमारे पास कितनी 50 की, इसमें से लेस की हमने डेप्रिसिएशन। हाँ फिक्स कॉस्ट नहीं इरेलेवेंट तो नहीं है, इस कॉस्ट के अंदर 70% कॉस्ट के अंदर इंक्लूडेड है ना। नहीं इस कॉस्ट के अंदर इंक्लूडेड है। मीन जो 75% हमने कॉस्ट निकाली इसके अंदर उसने कहा जी 50 फिक्स कॉस्ट है। क्या ख्याल है 50 फिक्स कॉस्ट है। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसने वर्ड यूज़ किया है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीन ये क्या है रेलेवेंट होती है। वो तो ऑपरेटिंग में अगर कोई फिक्स कॉस्ट है तो वो इरेलेवेंट होगी ना। हाँ मीन इसी प्रोडक्शन की वजह से आ रही है, सेल की साथ ही ये कॉस्ट आ रही है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसने वर्ड यूज़ किया है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर वेरिएबल और फिक्स दोनों है। क्या ख्याल है। सो बिल्डिंग की सर डेप्रिसिएशन कितनी है, कितना कैसे निकालेंगे 30 मिलियन है इंटू हम करेंगे जी 5%, कितना बना 1.5। और उसके बाद प्लांट एंड अदर्स और वो कितना है जी हमारे पास 110 इंटू 25% 27.5 और हमारे पास कितना आ गया 21 हमारे पास आ गई पहली फ़िक्स कॉस्ट। क्या ख्याल है। सो पहली फ़िक्स कॉस्ट हमारे पास आ गई सर वर्किंग 1 से कितनी 25। ये माइनस है ना, नहीं 21, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। अब इस पे अप्लाई करना है हमने इन्फ्लेशन 1.08 से। क्या ख्याल है। इस पे डिमांड वाला फ्रैक्शन तो नहीं ना अप्लाई होना, क्यों यूनिट के साथ ये इंक्रीज़ नहीं होती, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज़ होती है। हाँ 21 को इंटू 1.08 करें 23 25 27 और कौन सी कॉस्ट आएगी। कंट्रीब्यूशन निकाल के भी ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। अब रॉयल्टी रहेगी। रॉयल्टी है सर 15% ऑफ सेल 75 85 96 109। और हमें क्या करना है जी डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। पहले बिल्डिंग की ले लेते हैं। बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन देखिएगा कितनी थी 30 मिलियन। 30 मिलियन को इंटू 0.05 करो तो आपके पास 1.5 पहली तो आ गई। अब क्या करो 30 में से 1.5 माइनस करके जो 28.5 WDV है उस पे आप अप्लाई करो कितना 0.05। 1.5 को 95% कर दें वो भी ठीक है, ये सिंपल। उसमें से आप माइनस करो 1.5 28.5 से 1.4 नेक्स्ट 1.3 नेक्स्ट 1.2 1.2 ही है 1.1 1.1 कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन कर लो। क्या ख्याल है। कॉस्ट आपके पास है जी कितनी 30, तो ईयर 1 की आप जो है वो क्या करो 30 इंटू 0.05 1.5 माइनस किया तो 28.5। ईयर 2 की 28.5 इंटू 0.05 1.4 और WDV आपके पास आ गई कितनी 27.1। सो ईयर 3 के लिए 27.1 इंटू 0.05 1.3 माइनस किया तो WDV आपके पास आ गई कितनी
25.8 क्या ख्याल है, ईयर 4 के लिए 25.8 इंटू 0.05 25.8 इंटू 0.05 1.29 माइनस क्या, तो रिमेनिंग क्या बचा आपके पास, रिमेनिंग क्या बचा 20, ये WDV है जो आपकी रेजिजुअल वैल्यू भी होगी, तो यहाँ पे 1.29 बनाना। वो मैंने माइनस कर दी थी सर फिक्स कॉस्ट में से, देखिएगा मैंने 21 कैसे निकाला, डेप्रिसिएशन माइनस करके, ये फिक्स कॉस्ट ये थी, उसमें से दोनों डेप्रिसिएशन माइनस करके पहली हमने 21 निकाली, आगे फिर वो इन्फ्लेट होती रहेगी। पहली आपने निकाल ली, उसके बाद मीन पहले साल की आपने देख ली फिक्स कॉस्ट है कितनी, तो पहले साल की फिक्स कॉस्ट जिसके अंदर डेप्रिसिएशन शामिल है वो निकाल दी, तो पीछे पहले साल की सिर्फ फिक्स कॉस्ट निकल आई। अब उसको एवरी ईयर क्या करना है, हर साल की डेप्रिसिएशन डिफरेंट है, तो क्या आपके पास हर साल की फिक्स कॉस्ट डिफरेंट है, नहीं, एक फिक्स कॉस्ट निकालोगे ना पहले साल की जिसके अंदर डेप्रिसिएशन शामिल थी, उस साल की आपने डेप्रिसिएशन निकाल दी, तो आपके पास सिर्फ फिक्स कॉस्ट बच गई कितनी, 21। अगर इन्फ्लेशन ना हो तो हर साल की कितनी रहेगी, 21। क्या ख्याल है, लेकिन इन्फ्लेशन अप्लाई करना है आपने, तो वो आपने इन्फ्लेशन अप्लाई कर दिया कि आगे 1.08 से क्या इन्फ्लेट होगा, कम हो रही है, तो क्या आपके पास हर साल की फिक्स कॉस्ट सेपरेट है, नहीं 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 नहीं, नहीं। एक पहली आपने देखी जी फिक्स कॉस्ट इस साल की कितनी है, 50, इसके अंदर डेप्रिसिएशन शामिल है कितनी इस साल की, वो निकाल दी, तो आपके पास क्या आ गई, फिक्स कॉस्ट आ गई। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट ही रहनी है। क्या ख्याल है, डेप्रिसिएशन की वजह से क्या ये चेंज होनी है, क्या ये डेप्रिसिएशन की वजह से चेंज होनी है आगे, नहीं, ये सेपरेट कॉस्ट है। क्या ख्याल है, बाकी वेरिएबल कॉस्ट वो आपने सेपरेट निकाली थी 325, वो यूनिट भी बढ़ने की वजह से बढ़नी है, साथ आपके पास जब एक साल की आ गई, आज के साल की कॉस्ट कितनी है, इतनी कॉस्ट है, इसके अंदर इतनी डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, तो वो आपने माइनस कर दी, पीछे क्या बच गई, प्योर कॉस्ट। अब अगले सालों में जो कॉस्ट चलनी है वो इसी के अकॉर्डिंगली चलनी है, डेप्रिसिएशन को तो आपने वैसे इग्नोर कर दिया ना, निकाल दिया, हर साल अब डेप्रिसिएशन आप सेपरेट नहीं निकालोगे। क्या ख्याल है, डेप्रिसिएशन तो नेक्स्ट साल एसेट पे कैलकुलेट होनी है, कॉस्ट पे कैलकुलेट नहीं होती डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट होती है, एसेट पे। इस साल की कॉस्ट आपने निकाली डेप्रिसिएशन के बिना कितनी है, इतनी, अब डेप्रिसिएशन होगी सेपरेट, कॉस्ट होगी सेपरेट, तो कॉस्ट की कैलकुलेशन आप सेपरेट ले लो, डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी हर साल वो आप सेपरेट ले रहे हो, वो तो एसेट पे होती है, कॉस्ट पे तो नहीं होती। यार देखो हर साल कम हो रही है, तो उस साल की कॉस्ट के अंदर वो शामिल होगी, तो वो उस साल की कॉस्ट के अकॉर्डिंगली देखी जाएगी। हमने ये जो निकाली है ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं थी फिक्स कॉस्ट अगले सालों की, ये तो हमने इन्फ्लेशन के थ्रू निकाल ली। इसके अंदर डेप्रिसिएशन हर साल की ऐड करें तो ये फिगर क्या बनेगी, दिस वन प्लस दिस वन, लेकिन हमें निकालने की जरूरत नहीं है। क्या ख्याल है, मीन टोटल अगर कंपनी अपनी फिक्स कॉस्ट लिख रही है हर साल तो कितनी लिखेगी, इस साल की लिखी ये, अगले साल की क्या लिखेगी, ये प्लस दिस, ये प्लस दिस, तो ऑटोमेटिकली ये प्लस दिस ही आ रही है। ठीक है, हमने देख लिया पहले साल की फिक्स कॉस्ट कितनी है, वो सेपरेट निकाल ली। अब हमने हर फिक्स कॉस्ट को एवरी ईयर इन्फ्लेट करना है, तो इन्फ्लेशन के थ्रू ये आ गई। अब डेप्रिसिएशन सेपरेट हो गई, फिक्स कॉस्ट सेपरेट होगी। मीन उसने ये नहीं कहा कि 5 सालों की फिक्स कॉस्ट ये है और उसके अंदर डेप्रिसिएशन शामिल है, तो हम हर साल की डेप्रिसिएशन सेपरेट माइनस करते नहीं। एक फिक्स कॉस्ट हमारे पास थी, तो हमने देख लिया इसमें डेप्रिसिएशन शामिल है, कितनी शामिल है वो निकाल के हमने देख लिया फिक्स कॉस्ट कितनी बची, ये डेप्रिसिएशन अब हम सेपरेट लिख रहे हैं और फिक्स कॉस्ट सेपरेट लिख रहे हैं। अब इसको हर साल सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी एक दफ़ा सेपरेट होगी, तो आगे वो सेपरेट ही चल रही है। ये बात समझ आती है।
सेपरेट की ही इसलिए है क्योंकि डेप्रिसिएशन हर साल की डिफरेंट है, इसलिए डिफरेंट सेपरेट की है। वो कितनी डिफरेंट है, ये सेपरेट डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है। ठीक है, कॉस्ट को देखा जाए तो हर साल में कितना इफेक्ट आ रहा है, दोनों को ऐड करते जाओ हर साल में इफेक्ट आ रहा है, लेकिन हमने हर साल डेप्रिसिएशन को सेपरेट माइनस नहीं करना। वो एक दफ़ा कर ली है तो डेप्रिसिएशन अब सेपरेट कैलकुलेट हो रही है, फिक्स कॉस्ट की सेपरेट कैलकुलेशन आ रही है। अब समझ आती कुछ? हमने इधर पूरा 50 नहीं लिया, क्यों? इसके अंदर अगर टैक्स की कैलकुलेशन ना होती फिर तो आपने ये करना ही नहीं था ना, फिर तो सिर्फ यही ऊपर वाली फिगर लेनी थी। ये तो हम सिर्फ टैक्स के लिए ले रहे हैं, जो अभी अब बाद में हमने ऐड बैक कर देनी है। मीन वो लिखने का उसका मकसद क्या था, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, मीन कॉस्ट आपने लेनी है बगैर डेप्रिसिएशन के, तो बगैर डेप्रिसिएशन के कितनी बनती है वो हमने डेप्रिसिएशन माइनस करके देख लिया जितनी बनती है। अब एनपीवी के क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन को यूज़ नहीं करना, लेकिन चूंकि टैक्स कैलकुलेट करना है तो इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये फिगर हमने बाद में ऐड बैक करनी है। ठीक हो गया? तो इसलिए सिर्फ कॉस्ट कितनी थी वो हमने निकाल ली। चलो आगे जी। अब मुझे डेप्रिसिएशन बता दें कि इसकी प्लांट एंड अदर्स की। प्लांट एंड अदर्स पहली कितनी है, 25। नेक्स्ट 4647। नेक्स्ट 60 माइनस और की कॉस्ट रह गई हो। प्रॉफिट निकालना है आपने टैक्स के लिए, तो क्या करो, यहां से आप निकाल लो सर प्रॉफिट। टैक्सेबल प्रॉफिट आपके पास आ गया कितना, पहली फिगर दे दें, 15 50 57.97 67.97 11। टैक्स अप्लाई कर दो एट द रेट ऑफ 30%, तो ये आ गया 15, 21.39, 20.39, 17, 31.83। कैलकुलेट करके प्लीज़ ये टैक्स वाली फिगर मुझे कंफर्म कर दें। 15, 20.60, 26.18 और 31.95, 31.83। चलो ठीक है, अब क्या करें, ऐड बैक कर दें डेप्रिसिएशन को। किसकी, पहले बिल्डिंग की। कितनी थी जी, 1.5 ऐड बैक कर दी, 1.4 ऐड बैक कर दी, 1.3 ऐड बैक कर दी, 1.29 ऐड बैक कर दी। उसके बाद प्लांट एंड अदर्स 27.5 ऐड बैक कर दी, 20.63 ऐड बैक कर दी, 15.47 ऐड बैक कर दी, 11.60 ऐड बैक कर दी। जी वर्किंग कैपिटल एंड पे प्रॉफिट में तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है ना, वो तो लाइक इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना, क्या ख्याल है, ऐड बैक होगी। अब अदर कैश फ्लोज जो आपके पास हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड अदर्स, वर्किंग कैपिटल। सो लैंड इनिशियली आप लगा रहे हो कितना, 40 मिलियन कि 60 मिलियन, 60 मिलियन का आउटफ्लो है और एंड पे आपको 75 मिलियन का इनफ्लो मिल गया। ठीक हो गया। बिल्डिंग इनिशियली आपका कितना लग गया है, 30 मिलियन, और एंड पे आपको WDV रिकवर हो रही है कितनी, इस 30 में से ये चारों डेप्रिसिएशन ऐड करके माइनस कर दो तो 34.51, 34.51। 30 लगा के 34.51, डेप्रिसिएशन माइनस करनी है आपने 24.51। और क्या रह गया, प्लांट एंड अदर्स,
जिस पे इनिशली आपका 110 लग रहा है, रिकवर कितना हो रहा है, ये तीनों चारों फिगर ऐड करके माइनस करो, 34.8। 8 आगे क्या है, 8, 34.8। क्या ख्याल है? अब आगे हमारे पास वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल सर 35 यहाँ पे लग रहा है, 5 यहाँ पे लग रहा है, 5 यहाँ पे लग रहा है, 5 यहाँ पे लग रहा है, और एंड पे आके 50 रिकवर हो रहा है। ऐसे ही है ये एवरी ईयर 5-5 यहाँ पे क्यों लग रहा है? बहस द्वारा नहीं होनी चाहिए, होगी ये बहस। नेट कैश फ्लोज की तरफ आ जाएं अब। पहला नेट कैश फ्लो 110, 90, 235। दूसरा 59 पॉजिटिव। तीसरा 64.63। नेक्स्ट 72.83। 217.270.47। 270.47 चेंज आ रहा है, 271.47। अब मुझे एनपीवी 15% टैक्स डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करके दे दें प्लीज़। एनपीवी दे दें 15% डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करके। एनपीवी दे दें मुझे प्लीज़। सिक्स 67.4 67 68 मिलियन 68 कंप्लीट 0.27 67 68 दो शातें और दे दो 67 या 68 की। सिक्सटी 68 के राउंड अबाउट आनी चाहिए, 68 मिलियन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव, देयरफॉर इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड या प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड। जी दो क्वेश्चन आपके पास और हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और सोना लिमिटेड के नाम से। दोनों क्वेश्चन आपको इकट्ठे मिलेंगे, एक शायद क्वेश्चन नंबर नोट्स में 9 है और एक क्वेश्चन नंबर 10 है। तो ये दो क्वेश्चन एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और सोना लिमिटेड। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये 2016 का क्वेश्चन है और सोना लिमिटेड ऑटम 15 का है, मीन ये स्प्रिंग 2016 का है और ये ऑटम 2015 का क्वेश्चन है। क्या ख्याल है?
और इजी क्वेश्चन है, ये आज वाला क्वेश्चन औखा था, ये दोनों क्वेश्चन इजी हैं जो आप खुद से कर लोगे। एक दो औखे क्वेश्चन और रह गए जो मैं कवर कराऊंगा, बाकी इजी क्वेश्चन आप लोगों को दे दूंगा। कल वाला क्वेश्चन करने के बाद ये क्वेश्चन इजी था, मीन 15 नहीं तो 12 नंबर तो आप ले सकते हो, मीन एक आध गलती करोगे, इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। जी लोटस क्वेश्चन हमने किया था प्रीवियस लेक्चर में, एनपीवी कैलकुलेट की थी। एक और क्वेश्चन हमें अच्छा सा मिलेगा, स्प्रिंग 2017 का मॉडर्न ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, MTL, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। ओके क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ एनपीवी के, जो इजी क्वेश्चन है वो आप लोगों को दे दूंगा करने के लिए। कल कोई 2 क्वेश्चंस मैंने दिए थे, इजी थे वो। पहले वाला मुश्किल था, सॉल्यूशन से देख के भी समझ नहीं आई। हाँ सॉल्यूशन आपको दिए हुए हैं, वो जो मैंने सॉफ्ट कॉपी आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर की है, उसके अंदर सॉल्यूशंस हैं। वैसे भी एक आध दिन में बुक हमारी आने वाली है, उम्मीद है आजकल में प्रिंट होके आ जाएगी। जी एक क्वेश्चन हमें मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, स्प्रिंग 2017 से मॉडर्न ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। एक और औखा क्वेश्चन जिसमें स्टूडेंट्स ने काफ़ी मिस्टेक की थी अटेम्प्ट करते हुए। करना क्या आपको, एडवाइज वेदर MTL शुड एक्सेप्ट BCS प्रपोजल। MTL को आपने एडवाइज करना है कि वो BCS की प्रपोजल को एक्सेप्ट करे या ना करे। कैसे देखेंगे, अगर अंदर डिस्काउंट फैक्टर, इनफ्लोज आउटफ्लोज की बातें दी हुई हैं तो एनपीवी की बेस पर ट्राई करेंगे ज़रा क्वेश्चन खुद से, देखें क्या इनफ्लोज हैं क्या आउटफ्लोज हैं, फिर अगर कैलकुलेशन करने की कोशिश कर लें।
टैक्स कैलकुलेट करना है, डेप्रिसिएशन यूज़ करनी है। जी, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट लिमिटेड MTL इज़ कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल फ्राम बुराक कैब सर्विसेज BCS। तो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट लिमिटेड को बुराक कैब सर्विसेज से एक प्रपोजल मिली, बुराक लाइक उबर करीम। एज पर द प्रपोजल MTL वुड प्रोवाइड ब्रांडेड कार्स टू BCS। मीन MTL कारें देगी किसको? BCS। BCS क्या है? उबर करीम। मीन वो क्या करेंगे? कारें चलाएंगे। क्या ख्याल है? अंडर द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस, BCS वुड पे रेंट ऑफ ₹1.8 million पर एनम पर कार टू MTL। हम कौन है? MTL या BCS? MTL को हमने एडवाइस करनी है, तो MTL के लिए ये रेंट इनकम होगी 1.8 million पर एनम। क्या ख्याल है? हर साल देखना है, इन्फ्लेशन होगा तो वो फिर अप्लाई कर देंगे, अदरवाइज यही रेंट इनकम रहेगी। इनफ्लो होगा आउटफ्लो होगा? इनफ्लो। द कार वुड ऑपरेट ऑन अ 24-hour बेसिस। द पेमेंट वुड बी मेड एट द एंड ऑफ ईयर। और कार 24 घंटे चलेगी। कौन चलाएगा? ड्राइवर। कितने ड्राइवर चलाएंगे कार को? तीन शिफ्ट्स लगेंगी। क्यों? इंसान जो है, इंसान मैक्सिमम 8 घंटे ही अच्छा काम कर सकते हैं। 8 घंटे से ज़्यादा इंसान नहीं खोते काम करते हैं। ठीक हो गया? 12 घंटे 2 ड्राइवरों पे नहीं, 24 घंटे चलनी है, जिसमें 8-8 घंटे की 3 शिफ्टों से ड्राइवर चलाएंगे। क्यों? इंसान है। क्या कह रहा है? इंसान 8 घंटे ही मैक्सिमम काम कर सकता है। अगर अच्छा काम, अगर काम करना हो तो मैक्सिमम एक दिन में 8 घंटे ही कर सकता है। इससे ज़्यादा औखा हो जाता है, सेहत अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। इसलिए आपकी जॉब टाइमिंग जो है वो सेट किए जाते हैं 8 आवर्स की शिफ्ट के ऊपर। क्या ख्याल है? 8 to 4 होगा या 9 to 5 होगा या 10 to 6 होगा? ठीक हो गया? 8 घंटे इंसान काम करते हैं। एक रिसर्च हुई कुछ देर अर्सा पहले कि ये जो इंसान की सोचने वाली, डिसीजन मेकिंग वाली एबिलिटीज़ है ना, ये अच्छी काम करती हैं ज़ोहर टाइम तक, मीन 1:30-2 बजे तक। 1:30-2 बजे के बाद आपकी ये जो डिसीजन मेकिंग वाली एबिलिटीज़ हैं ये वीक हो जाती हैं। इसलिए अगर आपको कोई डिसीजन लेने हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए मॉर्निंग आवर्स में लेने चाहिए रादर दैन लेट आवर्स में। पेपर कितने डिसाइड करने हैं नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए, ये डिसीजन कब लेना है? 2 बजे के बाद नहीं, छोड़ देना, कल देखेंगे। कल सुबह फ्रेश माइंड के साथ उठ के फिर डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन अच्छा होगा। इसके बाद वाले 2 बजे के बाद वाले डिसीजन अच्छे नहीं होते, ज़्यादातर वो फेल डिसीजन होते हैं। क्यों? उसके बाद आपकी ये एनालिटिकल एबिलिटीज़ जो हैं ये वीक हो जाती हैं। रिसर्च हुई है इस चीज़ के ऊपर। खैर, हम क्या बात कर रहे हैं? कारें जो हम देंगे BCS को, उसके अगेंस्ट 1.8 million पर एनम हमें रेंट मिलेगा और 24 आवर बेसिस पे चलेंगी। द पेमेंट वुड बी मेड एट द एंड ऑफ ईयर। मीन ईयर 1 की ईयर 1 में, 2 की 2 में, 3 की 3 में, 4 की 4 में। अब कितने साल अभी तक नहीं हमें पता, हमें नहीं पता अभी तक। Cost of the driver and maintenance cost of the car would initially be paid by BCS but would be adjusted against car rentals payable to MTL at the end of each year। कंपनी की कारों की जो मेंटेनेंस है और जो ड्राइवर चलाएगा उसकी कॉस्ट भी कौन बेयर करेगा? MTL ही इनडायरेक्टली। मीन BCS पे करेगी लेकिन एडजस्ट होगी किसके साथ? आपके रेंट के साथ। मीन वो 1.8 मिलियन का एनुअल रेंट लेने के साथ हमें ये खर्चा ड्राइवर का भी बेयर करना पड़ेगा। क्या कहला है? और साथ हमें मेंटेनेंस का भी खर्चा बेयर करना पड़ेगा। मीनिंग क्या होंगे हमारे? कैश आउटफ्लो। मीन इस पॉइंट से थोड़ा सा औखा सा क्वेश्चन था कि बियर तो BCS कर रही है, कारें चलानी BCS ने, ड्राइवर उन्होंने रखनी है, कारों की मेंटेनेंस भी फिर उन्होंने ही करनी है, लेकिन
ये खर्चे होंगे किसके, BCS के नहीं, MTL की पॉकेट से। तो आपका 1.8 मिलियन का जो रेवेन्यू मिलना है आपको रेंटल, उसके अगेंस्ट ये खर्चे भी आपके होंगे। क्यों? आपके उस रेंट में एडजस्ट होंगे। एडजस्ट होने का मतलब क्या, ये खर्चा आपका है। ये बात समझ आती? ईजी नहीं, थोड़ा औखा क्वेश्चन है। सो MTL वुड प्रोवाइड अ स्मार्ट मोबाइल टू ईच ड्राइवर, और आप क्या करोगे, हर ड्राइवर को मोबाइल भी दोगे। कौन? MTL। कब दोगे ये मोबाइल? स्टार्ट ऑफ द ईयर में। इन्वेस्टमेंट है या खर्चा है? ये इन्वेस्टमेंट है या खर्चा है? खर्चा है। कितने आप दोगे? एक कार के अगेंस्ट 3 दोगे। अगर 8 आवर्स की शिफ्ट है, हो सकता है वो नीचे कह दे नहीं 12 आवर की शिफ्ट है, खोते हमने लिए हैं, ड्राइवर इंसान नहीं थे, तो फिर 2 मोबाइल होंगे। क्या ख्याल है? क्यों? हर ड्राइवर को सेपरेट देना पड़ेगा। और ईयर 0 में ये खर्चा करेंगे तो फिर जाके वो ईयर 1 में काम करके ईयर 1 पे आपको कुछ बेनिफिट देंगे ना। क्या ख्याल है? ओके। MTL हैज़ एस्टिमेटेड द फॉलोइंग कॉस्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ कार विद BCS। कुछ और भी कॉस्ट है। कार परचेज प्राइस, एक कार की परचेज प्राइस कितनी है? 2 मिलियन, जिसके अगेंस्ट आपको 1.8 मिलियन का जो है वो क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। क्या ख्याल है? एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एंड रेजिजुअल वैल्यू ऑफ द कार इज 4 ईयर्स। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 4 ईयर्स है और रेजिजुअल वैल्यू 0.75 मिलियन रिस्पेक्टिवली है। इतना पढ़ने के बाद स्टूडेंट ने क्या किया? झट से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दी। लेकिन नहीं, वो तो टैक्स होगा तो कैलकुलेट करनी, वरना नहीं। और अभी उसने ये नहीं कहा कि स्ट्रेट लाइन मेथड है। हाँ, अगर क्वेश्चन के अंदर कहीं पे मेथड ना बताया जाए तो इतने पॉइंट से फिर हम एज्यूम कर लेंगे कि स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसलिए झट से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करनी, नीचे देखना है। हो सकता है उसने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बताया हो, क्या ख्याल है, कोई रेट दिया हो डेप्रिसिएशन का। सो 4 साल की लाइफ है कार की और 0.75 मिलियन रेजिजुअल वैल्यू भी है। कार रजिस्ट्रेशन फी 35,000 वन टाइम पेमेंट ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ द कार। इसको भी कैपिटलाइज करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे ना। क्या ख्याल है? दिस मीन हमारी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 2 मिलियन की नहीं है, 2035,000 की। क्या ख्याल है? 2035,000 की हमें मिला के ये हमारी कंप्लीट इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी, जिसकी रेजिजुअल वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? 0.75 मिलियन, मीन 750,000। क्या ख्याल है? मोबाइल फ़ोन प्राइस पर सेट 15,000 टू बी चार्ज ऑफ इन द ईयर ऑफ परचेज। और जिस साल में परचेज हुआ है सिर्फ उसी साल में चार्ज होगा। तो कहाँ पे परचेज़ किया आपने? ईयर 0 में, ईयर 1 के स्टार्ट में। 2 के ड्राइवर तो फिर ही चलेंगे ना, ईयर 1 का रेवेन्यू आपको जनरेट करके देंगे। क्या ख्याल है? 15,000। अब देखना है कितने ड्राइवर हैं तो उसको मल्टीप्लाई बाय उतने कर देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम 50,000, गाड़ियों की इंश्योरेंस जो MTL ने ही बेयर करनी है। 15,000 टू बी पेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, टू बी पेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, मीन ईयर 1 की इंश्योरेंस आप कब पे करोगे? ईयर 0 में। क्या ख्याल है? ईयर 2 की ईयर 1 में, 3 की 2 में, 4 की 3 में। 4 में क्या आएगी कोई इंश्योरेंस? नहीं। क्या ख्याल है? इनके साथ एक वर्ड लिख लें, मोबाइल और इंश्योरेंस के साथ एडवांस एक्सपेंसेस। इन एक्सपेंसेस हैं जिस साल के आप इनकी रिकॉर्डिंग कहाँ पे करोगे? उस साल के स्टार्ट में, मीन ये एडवांस एक्सपेंस है। To be paid at the beginning of each year, it would reduce by ₹5,000 each year due to decrease in WDV of the car. इंश्योरेंस 50,000 है लेकिन हर साल रिड्यूस भी होगी 5,000 से। क्यों? कार की WDV डिक्रीज़ हो जाएगी इस वजह से, मीन उसकी वैल्यू कम होगी इस वजह से, डेप्रिसिएशन की वजह से। तो ईयर 1 की 50,000 ईयर 0 में लिखेंगे, ईयर 2 की 45,000 कहाँ पे? ईयर 1 में,
ईयर 3 की 40,000 ईयर 2 में और ईयर 4 की 35,000 ईयर 3 में लिखी जाएगी। ईयर 4 में कोई इंश्योरेंस नहीं आएगी, क्यों? उसकी आपने ईयर 3 में एडवांस लिख दी। ये बात समझ आती? एनुअल सैलरीज पर ड्राइवर 300,000 वुड वर्क इन 8 आवर शिफ्ट, और इंसान ही है जिसमें 3 ड्राइवर होंगे, 3 ही मोबाइल भी होंगे, तो मोबाइल 15,000 इंटू 3 45,000 आएगी कॉस्ट उसकी ईयर 0 में एडवांस। और सैलरी जो है वो 300,000 इंटू 3 करोगे तो 900,000 जो है वो एवरी ईयर ये कॉस्ट आएगी। क्या ख्याल है? एवरी ईयर ये कॉस्ट आएगी। एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट 60,000 किसकी? गाड़ी की। ये भी खर्चा है। क्या ख्याल है? ड्यू टू एजिंग ऑफ कार, मीन जैसे कार यूज होती चली जाएगी, पुरानी होती चली जाएगी, कॉस्ट वुड इंक्रीज बाय 10% ईच ईयर। इन्फ्लेशन है ये? नहीं, ये तो गाड़ी के चलने की सूरत में वो पुरानी होगी, चलने नहीं बल्कि वाहने की सूरत में ये पुरानी होगी। क्यों? ड्राइवर जिसकी गाड़ी अपनी नहीं होती वो चलाते नहीं, उसे वाहते हैं। क्या कहला? तो ड्राइवर इसे जब वाहेंगे, मीन बेदर्दी से इस्तेमाल करेंगे, तो सूरत में वो बहुत पुरानी होती चली जाएगी, मीन इधर ठुकेगी उधर ठुकेगी, तो उनकी मेंटेनेंस एवरी ईयर फिर 10% से इंक्रीज होती चली जाएगी। तो ईयर 1 की मेंटेनेंस 60,000 होगी, ईयर 2 की इंटू 1.10, 3 की 2 का इंटू 1.10, 4 की 3 का इंटू 1.10। क्या ख्याल है? ये इन्फ्लेशन नहीं है, ये इन्फ्लेशन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि गाड़ी जैसे जैसे पुरानी होती चली जाएगी तो मोबाइल ज़्यादा यूज़ करेगी, गाड़ी के फ़िल्टर जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। मीन पहले अगर आप जो है वो 3 माह बाद चेंज करते तो अब हो सकता है एवरी मंथ चेंज करना पड़ा करेगा। क्या ख्याल है? पेट्रोल ज़्यादा पिएगी तो ये मेंटेनेंस है, ठुकेगी ज़्यादा तो उसकी मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए होगी। ट्यूनिंग उसकी जो है वो 3 माह बाद नहीं, हर महीने चाहिए होगी, वरना वो शायद चलेगी नहीं। क्या ख्याल है? तो ये इन्फ्लेशन नहीं है, इन्फ्लेशन प्राइस इंक्रीज़ होता है। यहाँ पे प्राइस इंक्रीज़ नहीं, यहाँ पे एजिंग की वजह से, पुरानी होने की वजह से उसकी रिपेयर मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए। क्या ख्याल है? ये भी खर्चा है, एवरी ईयर आएगा। पहले साल में 60, दूसरे में 10% इंक्रीज़, तीसरे में और चौथे में इंक्रीज़ करके। Additional information, the car would be depreciated at the rate of 25% under the reducing balance method. डेप्रिसिएशन भी है 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंगली। किस पे चार्ज करोगे डेप्रिसिएशन सर? किस पे चार्ज करोगे? 2035 पे। क्यों? दोनों कॉस्ट आप कैपिटलाइज कर रहे हो कार की, तो दोनों पे चार्ज करोगे, सिर्फ 2 मिलियन पे नहीं। क्यों? जो 35,000 है रजिस्ट्रेशन वो भी आपने कैपिटलाइज करना है जी। टैक्स डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द सेम बेसिस। Applicable tax rate is 30% and the tax is payable in the year in which the liability arise. इन हर साल का टैक्स भी कैलकुलेट किया जाएगा और उसी साल में पे किया जाएगा। इसमें डेप्रिसिएशन को आप यूज़ करोगे। क्या ख्याल है? अगर टैक्स ना कैलकुलेट करना होता तो हम डेप्रिसिएशन को क्या करते? इग्नोर। लेकिन आप यूज़ करोगे, टैक्स कैलकुलेट करके उसे एड बैक करोगे। नॉन कैश आइटम है, एज ए कैश फ्लो हमने एनपीवी में नहीं लेना होता। ओके, इन्फ्लेशन इज एस्टिमेटेड एट 5% पर एनम। ओहो, इन्फ्लेशन भी है 5% से। किस चीज़ पे, किस किस चीज़ पे ये 5% अप्लाई होगा? प्लीज़ मुझे ये बता दें। रेंट पे अप्लाई होगा, रेंट पे अप्लाई होगा। क्या ख्याल है? उसके बाद अगर आप देखें तो आपका ये जो सैलरी है इस पर भी अप्लाई होगा, मेंटेनेंस भी अप्लाई होगा। मीन 1.10 अलहदा से और साथ ही 1.05 अलहदा से मल्टीप्लाई होगा मेंटेनेंस में। इंश्योरेंस पे भी अप्लाई होगा। नहीं, इंश्योरेंस पे नहीं, इंश्योरेंस आपकी फ़िक्स होती है। इंश्योरेंस कंपनी के साथ आपकी फ़िक्स हो जाती है कि आपने कितना प्रीमियम पे करना है और उसमें ऑलरेडी वो इन्फ्लेशन को काउंट फॉर करके आपको वैल्यू बताते हैं, तो इसलिए उस पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक हो गया? MTL कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12% पर एनम। तो आपने बताना है कि MTL को BCS की ये प्रपोजल एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आगे क्वेश्चन में हमने चूँकि टैक्स कैलकुलेट करना है तो इसलिए प्रॉफिट की तरफ हम जाएंगे, और प्रॉफिट की तरफ जाने के लिए हमें स्टार्ट करना पड़ेगा कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? इनकम और एक्सपेंसेस। इनकम और एक्सपेंसेस तो 4 साल हैं।
ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4। रेंट की बात अगर हम करें, एनुअल रेंट आपका कितना, 1.8 मिलियन। फिगर्स इन थाउजेंड ले लो, रुपीज़ इन थाउजेंड ले लेते हैं। तो ये कितना बन जाएगा, 1800 बन जाएगा कि 18,000 बनेगा, 1800 बनेगा। 1.8 आगे 3 ज़ीरो और होंगी जो आपने ओमिट की हैं, क्या ख्याल है। और इस पे आपने इन्फ्लेशन भी चार्ज करना है इंटू 1.05 से 1890। नेक्स्ट 1985 कह रहा है, 2084। ठीक हो गया। अब आगे हम ख़र्चों की तरफ। ख़र्चों में एक तो हमारा ख़र्चा है जी मोबाइल का, जो एक ही दफ़ा होना है, कितने का, 45 का। क्यों, 3 मोबाइल है ना, क्या ख्याल है, लिख दो 15 × 3। ख़र्चा हमारा एक है ड्राइवर की सैलरी का और एक ख़र्चा है हमारा इंश्योरेंस का, क्या ख्याल है। सो ड्राइवर सैलरी की अगर हम बात करें, सैलरी जो है वो 3 × 3 करना आपने, क्या ख्याल है। तो पहली सैलरी कितनी होगी, 900,000 कि 900 ही। दूसरी इंक्रीज़ करो 5% से 945। तीसरी इसको इंक्रीज़ करो 1.05 से 992। इसको फिर इंटू 1.05 करो 1042। ठीक हो गया। उसके बाद आ गया जी इंश्योरेंस। इंश्योरेंस 50 इधर है। उसके बाद एवरी ईयर 5 से कम होगी, 5 से कम होगी, 5 से कम होगी। क्या इधर कोई आएगी, नहीं, वही तो आपने एडवांस में पे किया, क्या ख्याल है। उसके बाद मेंटेनेंस, जिसको आपने इंटू 1.101 करना है और इंटू 1.051 करना है। और पहली कितनी है, 60,000, 69 नेक्स्ट, 80 नेक्स्ट, 92। उसके बाद आ गया डेप्रिसिएशन, और उसके लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगी, क्या कह रहा है। इधर कैलकुलेशन कर लूँ मैं डेप्रिसिएशन की, वर्किंग 1 डेप्रिसिएशन। सो सर कॉस्ट है आपकी कितनी, 2000 प्लस 35 मीन 2035,000, ऐसे ही है। ईयर 1 की आपकी जो डेप्रिसिएशन है सर वो 2035 इंटू 25%, 509 माइनस किया तो आपके पास WDV आ गई कितनी, 1526। तो ईयर 2 की आप चार्ज करोगे सर 1526 इंटू 25%, 380। $382 डेप्रिसिएशन आ रही है ऊपर वाली, ठीक है, नहीं ठीक, 50, ये 509, ठीक हो गया। आप चलें जी, ये माइनस किया तुम्हारे पास WDV आ गई कितनी, 170, 1144। ईयर 3 की हम चार्ज करेंगे जी 1144 इंटू 25%, 286 माइनस किया तो WDV आ गई 858। और ईयर 4 के लिए क्या करेंगे, 858 को मल्टीप्लाई करेंगे 25% से 215, ये माइनस किया तुम्हारे पास WDV आ गई कितनी,
643, 644, 643, 644, 44 कर लूँ? उसने कहा कि इस एसेट की कुछ रेजिजुअल वैल्यू भी है 750। रेजिजुअल वैल्यू का मतलब क्या है? इतने पे ये एंड ऑफ लाइफ सेल होगा। क्या ख्याल है? और जब सेल होगा तो आपको गेन देगा या लॉस देगा? पड़ा इतने का है, बिक इतने का रहा है, तो आपको गेन दे रहा है या लॉस दे रहा है? गेन दे रहा है। सर कितने का गेन दे रहा है? 106 का आपको गेन दे रहा है। तो ये गेन भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त ये भी आता है। कैश आइटम है, नॉन कैश आइटम है, तो इसको भी हम लिखेंगे और बाद में इसको भी एड बैक मीन एडजस्ट करेंगे। ये बात समझ आती? क्यों? एसेट की सिर्फ डेप्रिसिएशन ही नहीं है, उसके बाद रेजिजुअल वैल्यू भी दी गई है। और रेजिजुअल वैल्यू का मतलब क्या है? कितने पे बिकेगा। अगर इतने पे बिकेगा तो आपने देखना है कि उसके बाद आपको क्या गेन या लॉस दे रहा है। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त टैक्स में आपने वो गेन या लॉस भी इनकॉर्पोरेट करना है। क्या ख्याल है जी? डेप्रिसिएशन कहाँ से हमने निकाली जी? वर्किंग वन से। पहले साल की डेप्रिसिएशन है कितनी? 509, दूसरे साल की 382, तीसरे साल की 286, चौथे साल की 215, और साथ क्या है? कोई गेन ऑन डिस्पोजल, ये भी वर्किंग वन से आपने निकाला। सर कितना? 106। इनफ्लो लिखूंगा या आउटफ्लो लिखूंगा? इनफ्लो लिखूंगा। अब कोई खर्चा रह गया हो? नहीं रह गया? क्या करो, यहाँ पे एक लाइन लगाओ नीचे और टैक्सेबल प्रॉफिट निकाल लो। तो उसमें शायद टैक्स भी नहीं निकाला था जहाँ पे रेजिजुअल वैल्यू होती थी। जहाँ पे टैक्स निकालते थे वहाँ रेजिजुअल वैल्यू नहीं दी होती थी। क्या ख्याल है? अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए, कोई टैक्स वाला कैलकुलेशन क्वेश्चन था तो उसके अंदर रेजिजुअल वैल्यू नहीं थी। क्या ख्याल है? कहीं पर रेजिजुअल वैल्यू थी तो वहाँ पे टैक्स नहीं था। आज वाले क्वेश्चन में टैक्स भी है और रेजिजुअल वैल्यू भी है। तो फिर हमने देखना है रेजिजुअल वैल्यू इतने पे सेल होगा एसेट, तो फिर गेन या लॉस क्या होगा वो भी आपने एडजस्ट करना है। सीख रहे हैं? हर क्वेश्चन से कुछ नया सीख रहे हैं जी। प्रॉफिट देखिएगा, ये आ गया 95 नेगेटिव, 96, 286, 454, 592, 841। और क्या करेंगे जी? टैक्स हमने कैलकुलेट करना है एट द रेट ऑफ 30%। सर नेगेटिव फिगर पे भी टैक्स कैलकुलेट करोगे? ये फिगर कहाँ की हैं? ईयर 1 की है। इन आप ईयर 0 का सेपरेट टैक्स करोगे, ईयर 1 का सेपरेट टैक्स करोगे। ईयर 0 है क्या? ईयर 1 नहीं है। नेट ऑफ करेंगे कैसे? मतलब ये फिगर उठा के हम यहाँ पे ला के फिर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ये ईयर 1 की फिगर है ना, तो ईयर 1 का जब आपने टैक्स कैलकुलेट करना है बेस ऑन दीज फिगर्स, तो उसके अंदर ये भी आना चाहिए ना। लेकिन फिर ये फिगर तो ईयर 1 की नहीं है, इसको तो ईयर 2 में यूज़ करना है टैक्स कैलकुलेट करते वक्त। क्यों? ये है ईयर 2 का खर्चा। क्या ख्याल है? ये फिगर्स कहाँ की हैं? ईयर 1 की। ये फिगर कहाँ की है? ईयर 1 की। क्या ख्याल है? तो जब टैक्स कैलकुलेट ईयर 1 का करना है तो इस फिगर को कहाँ पे आपने इनकॉर्पोरेट करना है? ईयर 1 की कैलकुलेशन में ना। क्या ख्याल है? अगर इस पे यूँ नेगेटिव पे आप टैक्स कैलकुलेट करोगे और फिर ईयर 1 का टैक्स में दोनों को ऐड करोगे
उसके अंदर फिर ये फिगर ईयर 2 की आ गई। ये ईयर 2 का है ना, ये ईयर 1 का है, इंश्योरेंस एडवांस में दे दिया, लेकिन है कहाँ का, ईयर 1 का। तो जब ईयर 1 का टैक्स कैलकुलेट करना है तो ये खर्चा ईयर 1 के खर्चों में आना चाहिए। ये खर्चा कहाँ का है, ईयर 2 का। और जब आपने टैक्स ईयर 2 का कैलकुलेट करना है तो ये खर्चा ईयर 2 के खर्चों में आना चाहिए, अदरवाइज ईयर 2 का टैक्स सही कैलकुलेट ही नहीं होगा। FBR वालों के पास लेके जाओगे, चपेड़ मार देंगे, वो कहेंगे क्या इस साल का इतना खर्चा ये था आपका जो आपने लिखा है। क्यों, आप अगर ईयर 2 का टैक्स इसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करोगे, क्या ख्याल है, 40 का खर्चा लिखा, जबकि है कितना ईयर 2 का, 45। क्या ख्याल है? अगर हम 95 पे टैक्स निकाल के उसके बाद नेट कैश फ्लो निकाल के डीवी निकालेंगे, जब वो एनपीवी निकालेंगे तो क्या सारा आ जाएगा? नहीं सर, नहीं सर, सर ये ज़ीरो, ईयर 0 का आप टैक्स कैलकुलेट करोगे, ईयर 0 और ईयर 1 में डिफरेंस क्या है, दोनों एक ही साल है, क्या उसके 2 टैक्स कैलकुलेट करोगे, क्या 2 पे करोगे? वो नेगेटिव टैक्स, नेगेटिव पे तो टैक्स होता ही नहीं बल्कि टैक्स रिबेट होता है। इसके नीचे एक नोट लिखें, बल्कि नेक्स्ट पेज पे एक नोट लिखें सर, नेक्स्ट पेज पे एक नोट लिखें, इन केस ऑफ एडवांस एक्सपेंसेस, in case of advance expenses we need to perform tax working separately. We need to perform tax working separately and calculate NPV based on that separate working, मीन जहाँ पे हमारे क्वेश्चन में कोई एडवांस टैक्स का जिक्र आ गया तो वहाँ पे हम टैक्स इसी में कैलकुलेट नहीं करेंगे, टैक्स के लिए हमें सेपरेट वर्किंग करना पड़ेगी और वहाँ से फिगर उठा के हम ईयर 1, 2, 3, 4 का टैक्स लिख देंगे। ठीक हो गया। अब वो सेपरेट वर्किंग के लिए हम आगे वर्किंग में, वर्किंग 2 टैक्स, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। ठीक हो गया। अब हर साल का खर्चा उसी साल में लिखना है ताकि हम टैक्स कैलकुलेट कर सकें। उसमें उस साल में नहीं लिखेंगे, क्यों, उसमें हम उसी के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, लेकिन टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हर साल का खर्चा उसी साल में इनकॉर्पोरेट करके टैक्स कैलकुलेट करेंगे। सो हमारे पास सर क्या है जी, रेंट है कितना, 1800, 1890, 1985 और 2084। टोटल में से ही कर लेंगे सर वो कैसे हर साल में आप एडजस्टमेंट करते रहोगे, वो शो कैसे करोगे कि टैक्स आपने कैसे कैलकुलेट किया है, उसकी वर्किंग कैसे। एक मुझे यहाँ पे दें, फिर अभी ये मसला आपका क्लियर हो जाएगा। हर साल का खर्चा उस साल में लिख के देखो कितना प्रॉफिट आता है और टैक्स कैलकुलेट करके सिर्फ वहाँ पे वर्किंग 2 से मेंशन कर दो। अब रेंट के बाद क्या है जी हमारे पास, मोबाइल, ईयर 1 का खर्चा है ना, ये पहले साल में देना है तो कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे। उसके बाद क्या है जी हमारे पास, सैलरी कितनी, 900 ईयर 1 की, 945 ईयर 2 की, 992 ईयर 3 की, 1042 ईयर 3 की। उसके बाद क्या है जी हमारे पास, इंश्योरेंस 50 इसकी, 45 इसकी, 40 इसकी और 35 इसकी, मीन हर साल की इंश्योरेंस उसी साल में आ गई। अब हम एडवांस नहीं लिख रहे, क्या कहला है, ताकि टैक्स कैलकुलेट करते वक्त हम हर साल का खर्चा उसी साल में लेके कैलकुलेट करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है जी हमारे पास, मेंटेनेंस कितनी सर, 60, 69, 80, 92। उसके बाद है जी हमारे पास क्या, डेप्रिसिएशन 509, 382, 286, 215। और उसके बाद हमारे पास है जी गेन
और वो कितना है 106 पॉजिटिव। अब आप यहाँ से निकालोगे टैक्सेबल प्रॉफिट। वो जो प्रॉफिट निकला था वो टैक्सेबल प्रॉफिट नहीं था, मीन उस साल का टैक्सेबल प्रॉफिट नहीं था। क्यों? उस साल का टैक्सेबल प्रॉफिट लेने के लिए हमें उस साल के खर्चे उसी साल में लेने हैं। उसमें क्या हो रहा था, ये एक खर्चा नेक्स्ट ईयर का यहाँ पे आ रहा था, ये भी नेक्स्ट ईयर का खर्चा है, ये भी नेक्स्ट ईयर का खर्चा है। देखा है, इसका अपना क्या है, ये बात समझ आती। अब टैक्सेबल प्रॉफिट निकाल के दो मुझे। 236, 449, 587। फिगर दे दो, मर जाओ भाई, क्या हो गया? 806। मतलब ये सारी फिगर्स निकालने का ठेका हम इसने लिया हुआ है सबका। हाँ जी, टैक्स अब निकालोगे क्या? एट द रेट ऑफ 30%। 70.8, 79 कर लूँ, क्या ख्याल है? 135, ये 70.8 था या 78.8 था? 70.8, 71 करूँगा ना, दिमाग तो खोल के बैठो। 176, 242, एक दफ़ा और चेक कर लें बाकी सब भी। 71, 136, 176, 242। अब यहाँ से टैक्स की फ़िगर उठाओ और यहाँ पे लिख दो कहाँ से ली हमने। वर्किंग 2 से ली हैं, इन प्रॉफिट से हमने ये नहीं लिखी। क्यों? इन प्रॉफिट से निकालते तो गलत निकलनी थी, क्योंकि हर साल में उसका ख़र्चा जो है वो नहीं लिखा हुआ। उसके लिए हमें या तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगी, ये फिगर दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगी टैक्स के लिए। कैसे? इसमें 45 को ऐड करके 50 को माइनस करके फिर ये 45 अलहदा से ऐड करना था, फिर टैक्स कैलकुलेट करना था। तो टैक्स की अमाउंट तो आ गई, लेकिन कहाँ से आई वो फिर कैसे शो करोगे? हर साल की सेपरेट सेपरेट वर्किंग। प्रॉफिट में एडजस्टमेंट हो सकती है। एडजस्टमेंट आप कैलकुलेटर पे तो कर लोगे सर, वर्किंग में सेपरेट वर्किंग फिर यही करना पड़ेगी। आप या तो हर साल की सेपरेट वो कैलकुलेशन करोगे, बेहतर नहीं है चार्ट पूरे में बना लो। वो शो कहाँ पे करोगे? तो वर्किंग उसके लिए फिर सेपरेट गंभीर वर्किंग हर साल की सेपरेट सेपरेट करोगे, तो बेहतर नहीं एक चार्ट ही प्रॉपर बना लो, उससे हर साल का टैक्स पता चल गया भाई कैसे कैलकुलेट हो रहा है, खर्चा भी पता चल गया आपने हर साल का कहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि है ही उसी साल का। क्या ख्याल है? उसमें एरर के चांसेस ज़्यादा हैं, गलती के चांसेस ज़्यादा हैं। इसमें गलती के चांसेस नहीं रहे, प्रॉपर कॉलम बन गए कि साल का क्या क्या खर्चा था, पता चल रहा है हाँ ये यूँ है क्यों है, इसी तरह से। क्या ख्याल है? सो टैक्स उठाओ वहाँ से 71 नेगेटिव कहाँ पे लिखेंगे? ईयर 1 में। और नेक्स्ट 135, 176, 242 टैक्स निकल आया। उसके बाद क्या करना है? डेप्रिसिएशन को दफ़ा दूर कर दो, क्यों? नॉन कैश आइटम है। सो ऐड बैक कर दो क्या? डेप्रिसिएशन कितनी थी? 509 दे दो इसको वापस। 382, 286, 215 गेन भी 106 ऐड किया था, तब उसे क्या करो यहाँ से माइनस करके उसका इफेक्ट भी ख़त्म कर दो। क्यों? गेन को क्यों? गेन भी नॉन कैश आइटम। कैसे सर नॉन कैश आइटम है? आपने सेल किया, सेल करके आपको पैसे मिले नहीं। ये गेन अगर आप अकाउंटिंग में जाओ, लेजर खोलते थे हम, ऐसा डिस्पोज होता था डिस्पोजल अकाउंट, उसमें से कैश एडजस्ट करके ये गेन निकलता था। तो ये क्या है? कैश नहीं, नॉन कैश आइटम। इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाओ तो वहाँ से भी हम क्या करते थे? नॉन कैश आइटम को एडजस्ट करते थे कंपनी के प्रॉफिट के साथ। क्या ख्याल? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में तो ये क्या है? नॉन कैश आइटम कैश आइटम
नहीं है, इसलिए इसको प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त तो यूज़ करेंगे लाइक डेप्रिसिएशन, लेकिन बाद में इसका इफेक्ट क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। लॉस होता तो यहाँ पे एज ए नेगेटिव यूज़ होता और यहाँ पे हम क्या कर देते, ऐड कर देते। क्यों, ये कैश फ्लो नहीं है, ये FR1 में डिस्पोजल अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर निकलती थी, कैश सेपरेट होता था, ये सेपरेट होता था, इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट भी FR1 में हम क्या करते थे, इसे प्रॉफिट के साथ एज ए नॉन कैश आइटम एडजस्ट करते थे। ये बात समझ आती है। बैड डेट्स एडजस्ट करते थे, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एडजस्ट करते थे, गेन लॉस ऑन डिस्पोजल को एडजस्ट करते थे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। क्यों, ये कैश नहीं नॉन कैश आइटम थी। ये बात समझ आती है। अब क्या करना है, कोई नेट कैश फ्लो से पहले कोई चीज़ लिखनी है। यस सर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने लिखनी है अपनी, कितनी, 2035 नेगेटिव, और की फिगर लिखनी है। और 0.75 रेजिडुअल वैल्यू आपने रिकवर भी तो करनी है आखिरी साल में, कितना, 750। 0.75 मिलियन है तो आप फिगर इन 1000 लेके चल रहे हो तो क्या बनेगा, 0.75 नहीं 750,000 मीन 7,50,000। कई स्टूडेंट ये इस फिगर में भी मिस्टेक कर बैठते हैं कि फिगर लिखनी क्या है, क्या कहला, 750 आनी चाहिए थी ना। अब कोई और वर्किंग कैपिटल तो कुछ नहीं है, कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं, तो सिंपली क्या करो, नेट कैश फ्लोज की तरफ आ जाओ। नेट कैश फ्लोज मैं नहीं बता रहा, सब अपने अपने कैलकुलेट करके मुझे NPV की फिगर बताएंगे सब। सब अपना कैलकुलेटर निकालें, हाथों पे जो जंग लगे हुए हैं वो उतारें, कैलकुलेटर को यूज़ करना सीखें, डिस्काउंट फैक्टर 12% अप्लाई करें हर नेट कैश फ्लो पे, और NPV सब निकालें अपनी अपनी, क्योंकि अगर अभी भी नहीं NPV निकली तो कभी नहीं निकलने वाली। कुछ लोग क्लास में आते हैं सिर्फ कॉपी करने के लिए। $502 NPV आ रही है, 502,000। क्या देखते हैं बाकियों की क्या आ रही है, 507 आ गई है, 502 दो शातें हो गई हैं, 502 की 3 शातें हो गई हैं, सारी 502 कह रही है। नेट कैश फ्लो मुझे बताइएगा क्या क्या थे। नेट कैश फ्लो पहला 2130 नेगेटिव, 646, 55 7091111 नेक्स्ट 1458
उसके बाद डिस्काउंट फैक्टर अगर हम अप्लाई करें एट द रेट ऑफ 12%, तो ये 1 होगा 646 मीन पीवी निकाल रहे हो ना, सो पीवी एट द रेट ऑफ डिस्काउंट फैक्टर 12%, 646 नेक्स्ट 55 9 500 927, ये 2130 नेगेटिव रहेगा ना। एनपीवी क्या आई 502,000, सबकी यही आ रही है, क्या ख्याल है 502,000, बस इतना आंसर देंगे। Therefore, MTL should accept the proposal of BCS as it has positive NPV of 502,000। क्या ख्याल है? ये एक लाइन लिखोगे तो 1 नंबर और मिलेगा, वरना 15 नंबर का आपने अटेम्प्ट किया। ये वर्किंग के और वेज हो सकते हैं, ठीक हो गया। मैं वो वे अडॉप्ट कर रहा हूँ जिससे एक तो चीज़ प्रॉपर्ली शो हो रही है कि कैसे फिगर कैलकुलेट हो रही है और जिसमें एरर के चांसेस थोड़े कम होंगे। हाँ, बाकी आपके पास और वर्किंग के वेज होंगे जिसे आप फिगर निकाल सकते हो, तो वो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो प्रॉपर्ली प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। पेपर के अंदर एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि फिगर आपने कैसे कैलकुलेट किया, क्योंकि गेन नॉन कैश आइटम है। प्रॉफिट निकालते वक्त गेन ऑन डिस्पोजल यूज़ होता है, डेप्रिसिएशन भी यूज़ होती है, लेकिन ये क्या है, कैश नहीं, नॉन कैश आइटम। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हुआ है, एंट्री क्या होती है, एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, क्या कोई कैश इसमें इन्वॉल्व था, नहीं। तो इसलिए प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त हमने यूज़ किया, लेकिन जब टैक्स निकाल लिया तो उसके बाद इसे ऐड बैक करके इसका इफेक्ट ख़त्म कर दिया। मीन हमारी नेट कैश फ्लोज के अंदर सिर्फ कैश आइटम्स आएंगी, नॉन कैश नहीं। उस तरह से गेन ऑन डिस्पोजल की एंट्री भी क्या होती है, गेन ऑन डिस्पोजल की एंट्री क्या होती है, डिस्पोजल डेबिट, गेन ऑन डिस्पोजल या P&L क्रेडिट। क्या कैश इन्वॉल्व है, नहीं। तो प्रॉफिट निकालते वक्त P&L का पार्ट है तो वो हम यूज़ करेंगे, लेकिन बाद में क्या कर देंगे, इसका इफेक्ट ख़त्म कर देंगे ऐड बैक करके। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। इसके आंसर मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, वो देखने के बाद फिर मुझसे डिस्कस करना कोई इशू हुआ तो। इनफैक्ट आंसर को देख के आपका क्लियर हो जाएगा माइंड कि हाँ ये ठीक है बात, ठीक हो गया। उसके बाद भी अगर इशू हुआ तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। बारगेन परचेज ऑप्शन, हाँ, कल वाले क्वेश्चन में बारगेन परचेज ऑप्शन, पॉइंट नंबर बोलिएगा, पॉइंट नंबर बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपने किया, क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा था, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ, बारगेन परचेज ऑप्शन। मैंने कहा कि इसका एक आंसर मैं आपको देता हूँ, देखने के बाद भी फिर भी क्लियर ना हो फिर मुझसे डिस्कस कर लेना। ठीक हो गया।